Diamine, ethylene diamine, diethylene is platinum 4 ion. So diamine, ethylene diamine, diethylene is platinate 4 ion. अब इसमें +4 दे रखा है नेक्स्ट उसमें, इसमें -2 तो +2 आएगा। मुझे बता दी कोई भी केटायन होगा तो क्या प्लेटिनेट लिखेंगे क्या हम? प्लेटिनेट का वर्ड यूज होगा जब वो एनायनिक पार्ट हो। यहाँ पे तो केटायनिक पार्ट है, so it is not anionic one, that's why platinate is not correct. ठीक है? Yes, sir. फोर्थ ऑप्शन क्यों गलत है? diamine, bis ethylene diamine, so diamine 2 bis ethylene diamine, diethylcyanato, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ऑक्सीडेशन उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 8 हो रहा है, 2 + 4 6 और फर्दर 2, तो 8 तो पॉसिबल ही नहीं है। होता है बहुत रेयर केस में, इसमें तो नहीं। ठीक है? Yes, sir. Okay. Section B, any other doubt? सेक्शन बी, एनी अदर डाउट? क्योंकि पुराना चेक सब चला गया है। तुम चेक बॉक्स में टाइप कर सकते हो कोई डाउट है तो। कोई डाउट है इसके अलावा पार्ट 2 में? C7 and C9. C7, which of the following complex will be dehydrated to relatively minimum extent? मिनिमम एक्सटेंट तक डिहाइड्रेशन उसका होगा जिसमें H2O मिनिमम होंगे आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। H2O which present inside the square bracket will not undergo any reaction, वो तो रिएक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं होगा। तो मिनिमम H2O प्रेजेंट है सी ऑप्शन में आउटसाइड द ब्रैकेट, तो मिनिमम डिहाइड्रेशन विल बी देयर फॉर सी, C7। क्लियर है विधि? Yes, sir. C9, a complex of platinum, ammonia and chlorine produces 4 ions per molecule. So इतना बोल दिया, इससे ही आयन हमारा आंसर आ गया, सी ऑप्शन, 4 ions per molecule. First case 5 ions, second case 0 ion, third case 4 ions, D option 3 ions. Is that okay? E2 का ऑप्शन ए का स्ट्रक्चर, E2 का ऑप्शन ए, प्लेटिनम इथाइलिन डायमंड, इसका स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर प्लेनर। प्लेटिनम NH2 CH2 CH2 NH2, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। चलो, और कोई डाउट? किसी का कुछ पेंडिंग रह गया है क्या? कंप्लीट जितना होमवर्क दिया था वहां तक? एक्सरसाइज 2 से कुछ होमवर्क था क्या? हाँ सर। वो भी डिस्कस कर लें पहले हम। मैं लिखता हूँ एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, डाउट्स।
देखो, this substance is oxidizing to this one. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जिंक always exist in +2 oxidation state. जिंक का +2 के अलावा और दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट फिजिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। तो जिंक तो ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता, पोटेशियम हो नहीं सकता, Cn- ये, तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा होगा O2 का। अब O2 तीन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, प्लेन O2, O2-, O2-, इतने फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ऑक्सीजन, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। क्लियर? हमें नहीं पता किसमें कौन सा फॉर्म है। तो ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, या तो ये यहाँ से यहाँ पर या यहाँ से यहाँ पर, ऐसा कुछ हो रहा होगा। क्लियर? मतलब इफ यू आर इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन के पहले ये रहा होगा तो इन दोनों में से कुछ हो सकता है, पहले ये रहा होगा तो बाद में ये, बाद में ये हो सकता है। चलो पहले क्या है, सबसे पहले ये डिटरमाइन करते हैं हम इस क्वेश्चन में। सो +4 +2 +6 -4, सो -4 +4 कैंसिल, +2 O2, दो O2 पर -2 चार्ज, 1 O2 पे -1 चार्ज, नीचे भी ये रहा होगा। क्लियर? तो ये वाला O2 रहा होगा सुपर ऑक्साइड और ये O2 रहा होगा O2 0, तभी तो ऑक्सीडेशन होगा, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर? अब MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इसका बोन ऑर्डर निकालो, इसका बोन ऑर्डर निकालो, सारे आंसर रिपोर्ट हो जाएगा। अभी 5th क्वेश्चन। हाँ सर। After question number 5, question number 3 from Aniket. Question 3, option B. Question 3, option B. क्या पूछते हो अनिकेत है? अंकित है, किसका मैसेज था वो? अनिकेत क्या क्वेश्चन? ऑप्शन बी का ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन बी का सारे ही ऑक्टाहेड्रल है। NiNH3 2 plus Ni2 plus Ni2 plus D8 configuration, sp3d2 hybridization, outer orbital, octahedral geometry, sp3d2। क्लियर? क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, D8 है। इफ यू हैव D8 कॉन्फ़िगरेशन, दो इलेक्ट्रॉन को तो हम एक्साइट कर नहीं सकते SFL के प्रेजेंट। D7 होता तब फिर भी चल जाता ही ना, बट D8 में, D8 D9 D10 में विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इनर ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है? और सर वो डायमैग्नेटिक रहेगा या पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक D8 है ना। यदि आउटर ऑर्बिटल बनाया उसने, D8 में आउटर ऑर्बिटल जाना है, तो ये D8 में कुछ दो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे। ठीक है? हाँ सर अभी क्लियर। पैरामैग्नेटिक होगा। उसके बाद और क्या था निकेत? क्या स्ट्रक्चर? क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 में, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट था, हो गया सर अभी क्लियर। ठीक। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 9। 9 तो दिया था क्या? दिया ही नहीं था 9, या दिया था? नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 सभी का हो गया? या 6 नहीं दिया था? सिक्स क्वेश्चन में दिया था या नहीं दिया था? दिया था। तो सभी का हो गया, किसी ने 6 नहीं पूछा, मतलब मुझे तो एक्सपेक्टेड था 6 सभी पूछेंगे। देखो एक सेंटेंस लिखो और पता है JEE 2020 में एडवांस में एक क्वेश्चन आया था। एक्चुअली ये इसी क्वेश्चन में मुझे अच्छे से ध्यान है, मैंने ये जो प्रथम और सुमित वाला पेज है उसमें क्लास में दिखाया था लेक्चर नोट में, और ये क्वेश्चन, ये इंफॉर्मेशन सॉलिड स्टेट में जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ना, व्हेन दे आर प्लेस्ड ऑन मैग्नेटिक वैलेंस देयर वेट डिक्रीजेस एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वेट इंक्रीजेस। लिखो
डायमैग्नेटिक सब्सटेंस विल बी रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, तो रिपेल होंगे ऊपर के डायरेक्शन में, उनका वेट कम हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर अट्रैक्ट होंगे, वेट बढ़ जाएगा। पार्ट 2 से भी कुछ होमवर्क था? सर यस। सर डायमैग्नेटिक रिपेल क्यों करेंगे? डायमैग्नेटिक को डिफाइन ही ऐसा किया जाता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस दे आर वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉपर्टी होती है। हम इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके भी समझ सकते हैं, बट अभी मैं नहीं बता पाऊंगा वो, जब तक वो फिजिक्स में पूरा डिटेल में नहीं जाऊँ। मैग्नेटिक बैलेंस एंड ऑल। ओके, पार्ट 2 से भी डाउट होमवर्क था ना? Yes, sir. हाँ सर। डाउट्स पार्ट 2? One, two, फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 2? See, there are three possibilities for this with coordination number 6. 6 coordination number 1 CL inside, 2 CL, 3 CL inside. ये तीन पॉसिबिलिटी आएंगी। तीनों में इसमें वॉल्यूम V1 रिक्वायर्ड, इसमें V2 रिक्वायर्ड, इसमें V3 रिक्वायर्ड, और तीनों को ऐड करना है हमें। इसके मोल्स हैं 20। तो क्लोरीन के मोल्स कितने हो गए? इसके हो गए 14 मिलीमोल्स। इसके जितने मिलीमोल्स होंगे क्लोरीन के, उतने ही मिलीमोल्स Ag+ के रिक्वायर्ड होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ AgNO3 इनटू मोलारिटी 1, ये V1 आ जाएगा। और यहाँ पर इसके 20, तो इसके कितने होंगे? 20 होंगे। तो 20 इक्वल टू V1 इंटू 1, सॉरी यहाँ पे V2 ले लो, और यहाँ पे तो Cl है ही नहीं बाहर, तो वॉल्यूम इज नॉट रिक्वायर्ड। So V1 40 ml, V2 20 ml, 60 ml volume is required. क्या दे रखा है फोर्थ आंसर? कितना है फोर्थ का आंसर, जल्दी बताओ। 60.
60 क्लियर है sir. क्यों 50 होगा? Correct. Yes, sir. Yes, sir. चलो बस इतना ही था डाउट, और कुछ डाउट नहीं है? चले हम आगे। Excuse me, sir. बोलो। सर जब D7 ऑर्बिटल जब SFL में होगा तो उसमें वो मैग्नेटिक मोमेंट वाला है और आवाज बता दीजिए। बहुत कम आ रही है। सर सर जब D7 ऑर्बिटल SFL में होगा तो किस साइनाइड के साथ, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैसे कैलकुलेट करना है? नहीं नहीं समझ में आ रही मुझे। किसी को कोर्स सुनाई दिया हो तो मुझे बताओ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। वो बोल रहा है जब D7 ऑर्बिटल SFL में होगा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे? D7 coordination number 6. D7 in presence of SFL, one electron will be excited from D to S. S1 हो जाएगा। इसमें 0 unpaired, इसमें 1 unpaired. Mu will be P bond magneton after formation of inner orbital complex. Clear? यस सर। चले हम आगे। Yes, sir. ओके नेक्स्ट थ्योरी स्टार्ट करते हैं हम। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। थोड़ा सा तुम्हें बेसिक डिफरेंस बताता हूँ। क्या डिफरेंस है लास्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में? In valence bond theory, covalent bonding is considered, overlapping of orbital is considered. Here, central atom provides its hybridized orbital which accept electron pair from the ligands through coordinate bonding, through dative bonding. Now, in this case, in CFT, crystal field theory, the ionic interactions are considered instead of covalent bonding. Central atom is considered as positively point charge. Central atom has tendency to attract electron pair. In general, in 99% cases, central atom has positive oxidation state, so उसको positive charge consider किया गया. Ligand have electron density, so extra electron density जो donate करेंगे, share करेंगे electron pair अपना central atom के साथ, उन्हें negative charge consider किया गया. So the interaction between them is considered to be ionic in nature. Ionic nature consider करके सारी चीजें explain की गई हैं यहाँ. Clear? So VBT से थोड़ा सा अलग वे था, थिंकिंग वे था, और इसमें एक्चुअली जितना भी स्ट्रक्चर वगैरह सजेस्ट किया गया वो सजेस्ट किया गया सेंट्रल एटम का जो डी सबशेल है, आउटर डी सबशेल, उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है वो मैटर कर जाता है. क्लियर? कुछ ड्रॉबैक्स है VBT के जो यहाँ पे एलिमिनेट हुए थे. मेन ड्रॉबैक VBT का ये था, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, दे कैन एब्जॉर्ब सर्टेन रेडिएशन, दे कैन शो सर्टेन कलर. वो कलर ट्रांजिशन क्यों हो रहा है वो VBT से नहीं आ पाया था, वो CFT ने सजेस्ट किया था. क्या इतना क्लियर है हमें? Yes sir. ठीक है, तो पहले इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं हम, उसके बाद इसमें
Is it visible properly? Yes, sir. Ligands are treated as point charges and their interaction purely considered as electrostatic with the central atom. Electrostatic means ionic. Metal atom or ion is considered to be point positive charge, while ligands are point negative charge. There is no interaction between metal orbitals and ligand orbitals. तो orbitals की अब overlapping नहीं होगी, हम उसके overlapping के बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे. I think first 3 point clear है सभी को, जल्दी से कॉपी करो इतना. सर ये थर्ड पॉइंट समझाओ ना. There is no interaction मुझे बताओ आयोनिक बॉन्डिंग में क्या हम ऐसा बोलते हैं ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ड्यू टू ओवरलैपिंग. यहाँ हम ये नहीं. बोलते हैं आयोनिक बॉन्डिंग में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है आयोनिक बॉन्डिंग में. क्लियर? तो जब आयोनिक बॉन्डिंग में ओवरलैपिंग नहीं हो रही है तो ऑर्बिटल का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है. हाँ सर समझ गया. हो गया उतना कॉपी? पहले सुन लेना फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट, फिर कॉपी करना. Repulsion between ligands and electron in d orbital of metal through degeneracy of d orbitals and plays an important role to determine geometry and other properties of the complex E2g orbital and EG orbital. चलो कॉपी करो, मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा. सर पहले कॉपी करना है क्या? यस कॉपी कर लो पहले, मैं बोर्ड एक्सप्लेन करूंगा फिर. आई थिंक बस मेन उसमें इतना ही है, फिर कोऑर्डिनेट नंबर पे जाके हम एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, इतना ही है इसका.
हो गया कॉपी? बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूं मैं अभी ये? Done, sir. See, we have 5 d orbitals. ये कुछ 5 orbitals हैं हमारे पास. 2 of them have loops orbital along the axis x-axis, y-axis dx to y2, along z-axis dz2, and 3 of them have loop orbitals in between the axis. जो along the axis है इन्हें हम बोलते हैं EG orbitals, and the orbitals which are present in between the axis are called T2G. 3 T2G 2EG. Is that okay? इनको ऐसा नॉमिनेट किया गया है. अब ligands approaches toward the central atom, there is an interaction between positive charge of the central atom and negative electrons of the that ligands. So some attraction is there between nucleus and electron of ligand. Or interaction is also there, that is repulsion. Outer electrons of the central atom जो d सबशेल में प्रेजेंट है and the ligands electron pair में रिपल्शन भी होगा. अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की या 4 की, किसी की भी. दो पॉसिबिलिटी होंगी. एक पॉसिबिलिटी होगी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा. सेंट्रल एटम ऐसे कुछ अप्रोच करेंगे and this axis will be x axis, this axis will be y axis, and this axis will be z axis. So electron pair from the ligands will approach toward the central atom along the axis. यदि वो along the axis approach करेंगे plus x minus x plus y minus y, so ज्यादा इंटरेक्शन इनसे होगा, इनसे ज्यादा रिपल्शन होगा इन ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन से, और इनसे कम रिपल्शन होगा. so उनका एनर्जी इंक्रीज होगा, सभी का एनर्जी इंक्रीज होगा ऑर्बिटल, बट ज्यादा एनर्जी इनका इंक्रीज होगा, इनका इतना एनर्जी इंक्रीज नहीं. so अब क्या होगा, पहले जो d orbital d subshell has 5 orbital, they are degenerate, they have same energy level. Now their same energy level concept will destroy, they will split into 2 different energy level. एक इनका एनर्जी जो along the axis है, एक लेवल इनका होगा जो in between the axis. तो जो हमें 5th पॉइंट कहा गया था exactly 4th point, repulsion between ligands and electrons in d orbitals of metal remove degeneracy. Degeneracy means जो same energy level concept है वो remove हो गया है and plays an important role to determine geometry and other properties. क्या इतना हमें समझ में आता है? सर वो एक बार वापस से समझा दो ना, आखिरी का पार्ट. देखो यहाँ पर दो चीजें हैं हमारे पास, दो टाइप के ऑर्बिटल्स along the axis and between the axis. ये सेंट्रल एटम है, मैं इलेक्ट्रॉन पेयर हूँ, इसका इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन है, डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन है, मैं एग्जैक्टली इसकी तरफ अप्रोच करूंगा तो ज्यादा रिपल्शन होगा. एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे ऊपर प्रेजेंट, अब मैं इस डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा हूँ, वो ऊपर प्रेजेंट है, उतना इंटरेक्शन नहीं होगा. या इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है, उतना इंटरेक्शन इससे नहीं होगा. जो along the axis था उससे ज्यादा इंटरेक्शन होगा, जिससे ज्यादा इंटरेक्शन उसका एनर्जी ज्यादा बढ़ेगा, जिससे कम इंटरेक्शन उसका एनर्जी कम बढ़ेगा. तो पहले 5 ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे थे, अब दो डिफरेंट एनर्जी लेवल पे आ जाएंगे.
जो along the axis है वो अलग, जो in between the axis वो अलग। क्लियर? हाँ सर। कोई डाउट यहाँ तक? ईजी का कोई फुल फॉर्म है क्या? नहीं है ऐसा, तो मतलब होगा, हमारे काम का तो नहीं है। कहीं जैसा कुछ स्टार्टिंग में ग्रीक लेटर वगैरह से लिखा होगा, आई डोंट नो कि क्या है उसका, कहीं पढ़ा होगा, मैंने भी कभी ध्यान नहीं। चले हम आगे। इसके बाद कोई लेक्चर तो नहीं है ना अभी? नो सर। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, ये सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में दो केसेस होंगे। पहला होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6, दूसरा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आज लिख लेते हैं, बट इसका मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन एवरीथिंग नेक्स्ट लेक्चर में ही बताऊंगा। लिखो जल्दी से इतना, तो मुझे सिर्फ इतना बता देना सर, वो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के पॉइंट्स लिखे हैं, वो एक्सप्लेन करना बाकी। सर ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए क्या? पहला केस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए है, फिर सेकंड केस सीएफटी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए।
अनुरूप कॉपी हो गया इतना? सर एनर्जी लेवल डायग्राम के लास्ट में क्या लिखा हुआ है? डेल्टा OCT ऑक्टाहेड्रल का OCT ऑक्टाहेड्रल शॉर्ट। ओके सर। पहले 5 ऑर्बिटल का एनर्जी सेम था, फिर सभी का बढ़ गया, बट dx2y2 एंड dz2 का ज्यादा इंक्रीज हुआ है, dxy yz xz का कम इंक्रीज हुआ। बस इतना ही लिखना है। इलेक्ट्रॉन दैट ऑक्युपाई द इजी ऑर्बिटल इस पॉइंट तक। ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में, इतना कॉपी कर लो सर। अमोघ कॉपी हो जाएगा तो बताना। चलो सेशन एंड करते हैं फिर अब। नहीं सर 2 मिनट। सर नीचे के एग्जाम्पल लिखने हैं क्या? नहीं, एग्जाम्पल नहीं लिखा है। सर एक पेज ऊपर का दिखाओ ना। चलो, इज इट डन नाउ? Yes, sir. ठीक है।